तो फिर मिस्टर रैंडल ये बताओ कि इस कदर बासलाहियत और खतरनाक शख्स के मुकाबले में तुमने एक आम कारकुन को क्यों उतारा? मेरी बात सुनकर रैंडल सन्नाटे में आ गया, लेकिन उसकी ये कैफियत लम्हाती थी। उसने फौरन ही खुद पर काबू पा लिया और मुस्कुराकर बोला, क्या तुम बता सकते हो कि मैंने ऐसा क्यों किया था? मैंने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल बता सकता हूँ। तुम मेरी जहानत और सलाहियत का इम्तिहान ले रहे थे। रैंडल को अपने तासुरात पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। उसकी इंतहाई कोशिश थी कि अपनी हैरत छुपा ले, लेकिन कम से कम मेरी हद तक तो वो अपनी इस कोशिश में कामयाब नहीं था। बोला, कैसी जहानत और कौन सी सलाहियत मिस्टर अली? क्या तुम वजाहत से गुफ्तगू करना पसंद करोगे? मैंने कहा, मैं तुम्हारी तवक्को से कहीं ज्यादा वजाहत से गुफ्तगू कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि तुम मेरे किसी सही तज्जिए को गलत नहीं कहोगे। रैंडल बोला, मुझे तुमसे मिलने का बेहद इश्तियाक था मिस्टर अली। मैं उस शख्स को देखना चाहता था जिसने ऑलिव हार्वर्ड जैसे मायानाज एजेंट को हर कदम पर नाकामियों से दो चार किया। अब तुमसे मिलकर मैं इस बात का तो कायल हो गया हूँ कि मैंने आज तक तुम जैसा बेबाक आदमी नहीं देखा। बिलाशुबा तुम दूसरों से बहुत मुमताज हो। मैंने कहा, शुक्रिया मिस्टर रैंडल, लेकिन मैंने सुना है कि तुम ऑलिव हार्वर्ड को इल्जाम देते रहे कि उसने मुझे ढील दे के अच्छा नहीं किया। रैंडल बोला, मुझे उनसे ये शिकायत थी और है। तुम यहूदी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा थे। बिलाशुबा उन्होंने तुम्हें ढील देकर जो गलती की उसका खमियाजा हम सबको भुगतना पड़ रहा है। मैंने कहा, मुमकिन है ऑलिव हार्वर्ड से तुम बहुत अच्छी तरह वाकिफ हो, लेकिन मुझे भी ये गुमान है कि पूरी दुनिया में ऑलिव हार्वर्ड को मुझसे ज्यादा बेहतर तौर पर जानने वाला कोई नहीं। बिल्कुल यही दावा ऑलिव हार्वर्ड का भी था। हम एक दूसरे के हरीफ थे और इसकी वाहिद वजह ये थी कि हम मुतजाद नजरियात के लिए काम कर रहे थे। हमारे नजरियात में जमीन आसमान का फर्क न होता तो हमारी राहें अलग अलग होती और हम बाहम मुतसादिम ना होते, लेकिन ये तसादुम नागुज़ीर था। उसके बावजूद हम हत्तुल इम्कान एक दूसरे की जानों से खेलने से गुरेज करते रहे। तुम्हारी ये बात बहरहाल गलत है कि ऑलिव हार्वर्ड ने मुझे ढील दी। उसने तो मुझे हर तरह नाकामियों से हमकनार करने की कोशिश की, और जब उसने देखा कि उसकी कोशिशें बारावर साबित नहीं हो रही तो उसने गोइटे हिल में होटल का वो पूरा कमरा ही बम से उड़ा दिया जिसमें मैं मुकीम था। अब ये मेरी किस्मत थी कि उसके बावजूद मैं मर न सका। लेकिन जिस बात के लिए तुम ऑलिव हार्वर्ड को मूरद इल्जाम ठहराते हो, क्या अब खुद उस गलती का अयादा नहीं कर रहे हो? रैंडल बोला, तुम गलत कह रहे हो। मैंने तुम्हें कोई ढील नहीं दी, बल्कि तुम्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने के लिए जिंदा रखा है। मैंने हाथ के इशारे से कहा, तुम एक छोटे आदमी हो, इसलिए तुम अंदाजा ही नहीं कर सकते कि एक बड़े आदमी के क्या जज्बात होते हैं। ऑलिव हार्वर्ड बड़ा आदमी था, वो मुझे शिकस्त से दो चार करना चाहता था। तुम क्या जानो कि हरीफ को शिकस्त से दो चार करने में क्या लुत्फ आता है। मेरा ख्याल था कि वो मुश्तिल हो जाएगा, मगर मेरी तमाम बातें सुनकर भी उसके चेहरे की मुस्कुराहट रुखसत न हुई। वो बोला, अगर मैंने तुम्हारे कत्ल का हुक्म सादिर किया तो यकीन करो बहुत सोच समझ कर करूंगा। तुम्हारी किसी बात से मुश्तिल होकर हरगिज ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगा, लेकिन तुम इससे भी ज्यादा खुलकर गुफ्तगू कर सकते हो। मैंने कहा, मैं तुम्हारे इस बयान को गलत करार देता हूँ कि गोइटे हिल एयरपोर्ट पर मेरे मुकाबले में कोई मामूली शख्स था। तुमने मुझे एहसास कमतरी में मुब्तला करने के लिए पहले मरजाना को मेरे पास भेजा, जिसने यही बात कही। अब तुम मुझे ये बावर करवाना चाहते हो कि मैं किसी मामूली से शख्स के काबू में आ गया। रैंडल बोला, हमारे दरमियान मुआहिदा हो चुका है कि मैं तुम्हारे किसी सही तज्जिए को गलत करार नहीं दूंगा, लेकिन तुमने कोई गैर मामूली बात तो नहीं कही। तज्जिया तो कोई भी कर सकता है। मेरे होंठों पर एक बेसाख्ता मुस्कुराहट उभर आई। मैंने कहा, तुमने कभी एक लम्हे के लिए भी मुझे कमतर नहीं समझा। क्या ख्याल है, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? मेरे लहजे में शरारत थी। रैंडल बोला, ये तज्जिया नहीं, अंदाजा है। बहरहाल ये भी गलत नहीं है। मैंने कहा, मैं यही बात दलाइल के साथ भी कर सकता हूँ मिस्टर रैंडल, लेकिन मुझे इसकी क्या जरूरत है? वो बोला, तुमने मुझे बहुत मायूस किया है अली। मैंने तुम्हारी सलाहियतों के बारे में जो अंदाजे लगाए थे, तुम उन पर पूरे नहीं उतर सके। मैंने मानी खेज लहजे में कहा, मैं जानता हूँ, तुमने मेरे और उस जंगली के दरमियान मुकाबले की पूरी फिल्म तैयार की है। रैंडल चौंक पड़ा, सवालिया लहजे में बोला, ये बात भी तुमने अंदाजे से की है? मैंने कहा, जाहिर है, जब मरजाना ने मुझे उस मुकाबले का हवाला दिया है तो यकीनन वहाँ इस किस्म के इंतजामात हैं जिनके जरिए किसी की नकलो हरकत पर नजर रखी जा सके, और मैं तुमसे ये तवक्को नहीं रखता कि तुमने इस मुकाबले की फिल्म न बनाई हो। रैंडल ने कहा, ये जरूरी तो नहीं है। ये तो ठीक है कि वहाँ खुफिया कैमरे नस्ब हैं, मगर फिल्म बनाने की क्या जरूरत थी? मैंने कहा, वो एक दिलचस्प मुकाबला था, उसका अंजाम कुछ ही क्यों ना होता तुम उसे बार बार देखना पसंद करते। मैं उसके हाथों मारा जाता तब भी, और उसके बरक्स होता तब भी। वो मेरी जिस्मानी सलाहियतों का इम्तिहान था, और अब तुम मेरी जहनी सलाहियतों का इम्तिहान लेना चाहते हो, ताकि मुझ पर कोई अमल करने से पहले ये जान सकूं कि मैं किस हद तक कारआमद हूँ और मुझसे क्या क्या काम लिए जा सकते हैं।
रैंडल बोला, ये तुम्हारी खाम ख्यालियां हैं। मैं किसी शिकस्त खुर्दा शख्स पर क्यों इतनी मेहनत करूंगा? मैंने कहा, तुम यकीन करना चाहते हो कि मैं महज इत्तेफाकन मार खा गया था या वाकई मैं उतना ही बोदा हूँ? रैंडल ने कहा, मुझे हैरत है कि तुम महज अंदाजों की बुनियाद पर इतनी सही बातें कैसे कर सकते हो। उसकी बात पर मैं हंस पड़ा। मैंने कहा, इसकी एक बहुत ही खास वजह है मिस्टर रैंडल। मैंने तुम्हारी जगह खुद को रख कर गौर किया है, इसलिए इतने सही नताइज अखज़ कर रहा हूँ। रैंडल ने बेतबारी से मुझे देखा, बोला, तुम शायद मुझे तारीकी में रखना चाहते हो। मैंने कहा, बात दरअसल ये है मिस्टर रैंडल के तुमने भी इब्तिदा गलत बयानी से की थी। तुम उन लोगों में से हो जो दूसरों पर बहुत कम इन्हिसार करते हैं। मैं ये किस तरह मान लूं कि तुमने एक इंतहाई अहम नौयत के मामले में किसी और का सहारा लिया होगा? गोयटे हिल एयरपोर्ट पर मुझे धोखा देकर अगवा करने का मामला तुम्हारे मंसूबे का सबसे अहम हिस्सा था। क्या मैं गलत कह रहा हूँ मिस्टर रैंडल? वो बोला, मुझे ये बताओ कि मैंने तुमसे क्या गलत बयानी की है ताकि मैं उसकी तस्दीक या तरदीद कर सकूं। मैंने कहा, कर्नल श्वालू। तुम मुझे बार बार कर्नल श्वालू का हवाला देकर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो। रैंडल बोला, कर्नल श्वालू ही वो हीरो है जिसने मेरे लिए एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। उसका हवाला देने में गुमराह करने की क्या बात है? मैंने नफी में सर हिलाया, कहा, मैंने बहुत कोशिश की मगर तुम नहीं माने। मैंने एक ठंडी सांस ली, फिर कहा, ये एक अलग मामला है कि मैं मार खा गया और तुम्हारे काबू में आ गया मिस्टर रैंडल। लेकिन तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि ओलिव हार्वर्ड मुझे अपना वाहिद हरीफ तसव्वुर करता था। उसने मुझ में कोई बात तो देखी होगी। फिर आखिर तुम मेरा इम्तिहान लेने पर क्यों तुले हुए हो? मैंने सिर्फ एक बार धोखा खाया है, वो भी इसलिए कि मैं तुमसे वाकिफ नहीं था और तुम मुझसे पूरी तरह वाकिफ थे। इसीलिए तुमने खुद मेरे मुकाबले पर आने का फैसला किया। रैंडल के होंठों से मुस्कुराहट गायब हो गई। बोला, क्या मतलब? तुम क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा, यही कि कर्नल श्वालू के मेकअप में तुम खुद थे मिस्टर रैंडल। रैंडल मुस्तरबाना अंदाज में कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। तहजीब और बर्ड भी चौंक के बगैर न रह सके। मरजाना ने भी हैरत से आंखें फाड़ कर मुझे देखा। रैंडल ने सरसराती हुई आवाज में पूछा, ये अंदाजा तुमने किस तरह लगाया? मैंने कहा, इसके लिए यही एक दलील काफी है कि मेरा मामला तुम किसी और पर नहीं छोड़ सकते थे। लेकिन इसके अलावा एक बात और भी है जो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। रैंडल ने पूछा, ये अंदाजा तुम्हें अभी हुआ है या एयरपोर्ट पर ही हो गया था? मैंने कहा, एयरपोर्ट पर तो मैं बेखबरी में मारा गया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी तेजी का मुजाहरा करोगे। ये नतीजा तो मैंने होश में आने के बाद अखज़ किया था कि श्वालू के मेकअप में तुम खुद थे। रैंडल कमरे में टहलने लगा। वो किसी गहरी सोच में था। फिर वो दोबारा कुर्सी पर बैठ गया। उसने कहा, बज़ाहिर तुम जितने बेज़रर नजर आते हो दर हकीकत उतने ही खतरनाक हो। मैंने बड़ी इंकिसारी से कहा, यह तो देखने वाली आंख का कसूर है। वो बोला, तुम मुझे मुतासिर करने में कामयाब हो गए हो अली। तुम्हारी सलाहियतें इसराइल के लिए इस्तेमाल होनी बेहद जरूरी हैं। मैंने कहा, अगर तुम मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ इस्तेमाल कर सको तो ये बिल्कुल मुमकिन है, वरना नहीं। रैंडल बोला, तुम्हें तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुम्हारी मर्जी से इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन उससे कबल तुम्हें चंद इम्तिहानों से गुजारा जाएगा। मैंने तंजिया लहजे में कहा, क्या अब भी मजीद किसी इम्तिहान की जरूरत बाकी रह गई है? तब अचानक ही स्क्रीन तारीक हो गई। उसके साथ ही हॉल में भी तारीकी छा गई। हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। बमुश्किल आधे मिनट के बाद हॉल की रोशनियां दोबारा जल उठी। तेज रोशनी में मुझे ये देखकर हैरत हुई कि मेरे नजदीक ही एक और शख्स भी मौजूद है। वो कब और किस तरह अंदर आया इसका मुझे पता ही न चल सका। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी समात इस तरह मुझे धोखा भी दे सकती है। वो कितनी ही एहतियात क्यों न करता, मुझे एहसास तो होना चाहिए था। मैंने उसे गौर से देखा। उसका कद 5.5 फुट के करीब था। मुनहनी जिसामत और उम्र कम से कम 50 से ऊपर जरूर थी। उसने सफेद रंग का लिबादा जेब तन कर रखा था और अपनी छोटी छोटी आंखों से मुझे देख रहा था। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे उसकी नजरें मेरे जिस्म के आर पार हो रही हैं। बर्ड ने सरगोशी की, ये कौन है चीफ? मशरिक बईद के किसी मुल्क का बाशिंदा मालूम होता है। उसने सर खम करते हुए कहा, मेरा नाम ली क्वान है दोस्तों, और मैं मोशे हार्वर्ड के हुक्म पर आप लोगों की खिदमत करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। उसी वक्त स्क्रीन दोबारा रोशन हो गई और उस पर फिल्म दिखाई जाने लगी जिसमें मैं और जंगली बरसरे पैकार थे। हॉल की रोशनियां फिर बुझा दी गईं। मैं बड़े गौर और तवज्जो से स्क्रीन पर खुद को लड़ते देख रहा था। खुद को लड़ते देखना मेरे लिए नया तजुर्बा था। मुझे अपनी खामियां नजर आ रही थी। फिल्म खत्म होने पर स्पॉटलाइट्स रोशन हुई और स्क्रीन पर दोबारा रैंडल नजर आने लगा। ली क्वान मुझसे 10 फुट आगे था और उसकी निगाह स्क्रीन पर जमी हुई थी। रैंडल ने कहा, तुमने फाइट देखी ली क्वान? तुम्हारा क्या तबसरा है? ली क्वान बोला, जंगली बहुत ताकतवर था और अली को उस पर सिर्फ तकनीक की बरतरी थी, इसी वजह से जंगली को शिकस्त हुई। रैंडल ने सवाल किया, क्या उस जंगली को तरबियत नहीं दी जा सकती? मुझे अंदाजा हो गया कि ये गुफ्तगू मुझे सुनाने के लिए की जा रही है। ली क्वान ने कहा, हम इस पर कोशिश करके देख चुके हैं।
उसमें सीखने की सलाहियत का फुकदान है। रैंडल ने पूछा, अली की सलाहियतों के बारे में क्या ख्याल है? ली कुआन ने कहा, बासलाहियत मालूम होता है मगर मार्शल आर्ट से नावाकिफ है। रैंडल बोला, तुमने सुना अली, मास्टर ली कुआन के तज्जिये के मुताबिक तुम मार्शल आर्ट से नावाकिफ हो। जंगली को शिकस्त देकर तुमने कोई बड़ा कारनामा सरअंजाम नहीं दिया। मैंने कहा, मैं मास्टर के तज्जिये को चैलेंज नहीं करूंगा और मुझे इस बात से भी इख्तिलाफ नहीं है कि जंगली को शिकस्त दे देना कोई कारनामा नहीं था। रैंडल बोला, तुम यकीनन यहाँ से निकलने के ख्वाहां होगे। मुमकिन है तुम यहाँ से फरार होने की कोशिश भी करो और इसी चक्कर में कोई नुकसान उठा जाओ। मैंने कहा, अगर मुझे फरार होने की कोशिश करनी होती तो अब तक कर चुका होता मिस्टर रैंडल। रैंडल बोला, हाँ, मुझे खुद भी इस पर हैरत है कि तुमने फरार होने की कोशिश क्यों नहीं की। मैंने कहा, मैं सिर्फ उस किस्म की कोशिशें करने का आदी हूँ जिसमें कामयाबी के कुछ न कुछ इम्कानात हों और मैं जानता हूँ कि इस जजीरे से फरार होना मुमकिन नहीं। रैंडल बुरी तरह चौंक पड़ा। बोला, तुम्हें किसने बताया कि ये कोई जजीरा है? बावजूद कोशिश के वो अपने लहजे की हैरत नहीं छुपा सका था। मैंने कहा, हर बात बताने से नहीं मालूम होती मिस्टर रैंडल। जो कुछ आदमी सीखता है अगर उसे बरुए कार लाकर कुछ अखज न कर सके तो उसके लिए बेहतर यही है कि सीखने से तायब हो जाए। रैंडल बोला, तुम नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि यहाँ से फरार होने की सूरत नहीं है। अलबत्ता अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक मौका फराहम कर सकता हूँ। मैंने तंजिया अंदाज में कहा, फरार होने का? रैंडल ने मेरे तंज को नजरअंदाज करते हुए कहा, नहीं, अगर तुम मेरी एक शर्त पूरी कर दो तो मैं तुम्हें तुम्हारे साथियों समेत रिहा कर दूंगा। मैंने गौर से उसको देखा। ओहो। रैंडल बोला, मास्टर ली कुआन को जेर कर लो। तुम दुनिया में जिस जगह जाने की ख्वाहिश करोगे तुम्हें पहुंचा दिया जाएगा। मेरी निगाह का जाविया बदल गया। अब मैं ली कुआन को देख रहा था जिसकी पुश्त मेरी तरफ थी। उसने पलट कर मेरी तरफ देखने की भी कोशिश नहीं की थी। मैंने कहा, यह मुकाबला कब होगा मिस्टर रैंडल? मैं ली कुआन से ना उलझने का फैसला कर चुका था। रैंडल ने कहा, जब तुम चाहो। फिर ली कुआन से मुखातिब हुआ। बोला, तुम्हारा क्या ख्याल है मास्टर? ली कुआन ने कहा, तुम जानते हो कि ली कुआन हर वक्त तैयार रहता है। रैंडल बोला, मिस्टर बर्ड, मैडम एक्स और मरजाना दीवार के साथ हो जाएं। हम एक अजीम फाइट देखने वाले हैं। अली यार खान बमुकाबला मास्टर ली कुआन। तीनों अफराद दीवार के साथ जा लगे। हॉल के वस्त में सिर्फ मैं और ली कुआन रह गए थे। ली कुआन ने अब तक पलट कर मेरी तरफ नहीं देखा था। रैंडल ने कहा, मैं 3 तक गिनूंगा, उसके साथ ही मुकाबला शुरू हो जाएगा। ये मुकाबला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि कोई हरीफ दूसरे पर अपनी बर्तरी साबित न कर दे। मुकाबले के दौरान कोई भी दाव आजमाया जा सकता है, किसी भी किस्म का फाउल किया जा सकता है, किसी पर कोई पाबंदी नहीं होगी। 1, 2, 3। रैंडल के 3 कहते ही हॉल तेज रोशनी में नहा गया। स्क्रीन पर नजर आने वाले रैंडल की तस्वीर धुंधला कर रह गई थी और ली कुआन, वो तो अब भी मेरी तरफ पुश्त किए खड़ा था। मेरी छठी हिस्स मुझे किसी बड़े खतरे का एहसास दिला रही थी। मुझे महसूस हो रहा था जैसे मेरी आफियत इसी में हो कि मैं उससे मुकाबला न करूं। बज़ाहिर बेजरर नजर आने वाले उस शख्स में मालूम नहीं क्या बात थी जो मुझे उस पर हमला आवर होने से रोक रही थी। रैंडल ने भी इतना बड़ा दाव बगैर किसी मजबूती के नहीं खेला होगा। मैं रैंडल के किसी जाल में फंसने को तैयार नहीं था। हॉल में रैंडल की आवाज गूंजी, तुम क्या सोच रहे हो अली? ली कुआन से मुकाबला क्यों नहीं करते? मैंने कहा, ली कुआन की पुश्त मेरी तरफ है और अकब से वार करना बुज़दिली की अलामत है रैंडल। शायद तुम्हारा मास्टर मुकाबले से कतरा रहा है। मेरी बात सुनकर ली कुआन आहिस्ता से मेरी जानिब घूमा। उसके होंठों पर बहुत हल्का सा तबस्सुम था और अगर मैंने गलत नहीं समझा था तो उसकी आंखों में मेरे लिए तारीफी चमक भी थी। ली कुआन ने अपना रुख मेरी तरफ तो कर लिया मगर वो अब भी अपनी जगह पर ही खड़ा था। ना तो उसने मेरी तरफ एक कदम बढ़ाया और ना ही हमला करने का कोई अंदाज इख्तियार किया। मैं भी अपनी जगह खड़ा रहा। रैंडल की आवाज आई, अब क्या हो गया अली? अब तो तुम्हारी शिकायत दूर हो गई है, आगे क्यों नहीं बढ़ते? मैंने कहा, मैं किसी पर हाथ उठाने में पहल नहीं करता रैंडल, लिहाजा अगर तुम मुझसे ये तवक्को कर रहे हो कि मैं ली कुआन पर हमला करूंगा तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। रैंडल ने कहा, तो फिर तुमने ली कुआन से मुकाबला करने की हामी क्यों भरी? मैंने कहा, मेरा ख्याल है कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही जिससे तुमने ये नतीजा अखज़ कर लिया। ये मुकाबला सिर्फ उसी सूरत में हो सकता है कि ली कुआन खुद मुझ पर हमला करे। ली कुआन ने कहा, ली कुआन ने अपनी जिंदगी में किसी पर हाथ उठाने में पहल नहीं की नौजवान, और तुम्हारी खातिर मैं अपना ये उसूल नहीं तोड़ सकता। और फिर ये मुकाबला मेरी नहीं तुम्हारी जरूरत है। मेरी शिकस्त की कीमत पर ही तुम्हें आजादी मिल सकेगी। तुम्हें एक अच्छा मौका मिल रहा है, इसे क्यों जाया कर रहे हो? मैंने कहा, इसे मौका कहते हैं कि किसी को रौंद कर निकल जाओ। मैं ये बात नहीं मानता। तुमसे मेरा कोई झगड़ा नहीं है। महज रैंडल को खुश करने के लिए मैं तुम पर क्यों हाथ उठाऊं? रैंडल बोला, मुझे खुश करने के लिए नहीं मिस्टर अली, अपनी आजादी के लिए। तुम्हें रिहा करने के लिए मेरी वाहिद शर्त यही है कि ली कुआन को जेर करो और जहां चाहो चले जाओ।
तहजीब और बर्ड मेरे इस रवैये पर हैरान थे। उनके ख्याल में ये एक सुनहरी मौका था जिसे फायदा न उठाकर मैं गलती कर रहा था। बर्ड ने कपकपाती हुई आवाज में कहा, क्या गजब कर रहे हो चीफ, आगे बढ़कर हमला करो चीफ, इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिल सकेगा। मैंने बर्ड की तरफ मुड़ते हुए कहा, तुम मेरे उसूल से वाकिफ हो बर्ड, उसके बावजूद ऐसी बातें कर रहे हो। मेरी तवज्जो फिर भी ली क्वान की तरफ ही थी। रेंडल ने मायूसाना अंदाज में कहा, गोया तुमने रिहाई का वो वाहिद मौका जाया कर दिया जो मैंने तुम्हें फराहम किया था। मैंने कहा, मैं तुम्हें अपने जवाब से आगाह कर चुका हूँ और अब मजीद कुछ नहीं कहूंगा, ये मुकाबला कभी नहीं हो सकेगा। रेंडल बोला, मैंने तुम्हें बहुत आसान हदफ दिया था, मास्टर ली क्वान को जेर करना तुम्हारे लिए ज्यादा मुश्किल ना होता। ये एक मुनहनी आदमी है, कद में भी तुमसे 6 इंच कम है, तुम नौजवान हो जबकि वो बुढ़ापे की हुदूद में कदम रख चुका है। मैंने कहा, अगर ली क्वान मुझसे कमजोर है और उम्र में भी मुझसे बड़ा है तो इसका हक दुगना हो गया। कमजोर को तहफ्फुज फराहम करना चाहिए और बुजुर्गों की इज्जत करनी चाहिए। मुझे अफसोस है कि अब मैं ली क्वान पर जवाबन भी हाथ नहीं उठा सकूंगा। रेंडल बोला, तो फिर तो ये मौका जाया समझो और मुकाबले का वक्त भी खत्म हुआ, अब तुम कभी रिहा नहीं हो सकोगे। मैं तुम्हें डेथ मशीन में तब्दील कर दूंगा और तुम्हारे नजरियात तब्दील करने के लिए साइंटिफिक बुनियादों पर आज से ही काम शुरू हो जाएगा। ली क्वान ने कहा, मैं इससे इख्तिलाफ करूंगा। नजरियात की तब्दीली के लिए जो दवाएं इस्तेमाल कराई जाएंगी उनसे इसके सीखने की सलाहियत मुतासिर हो सकती है और मैं ये हरगिज गवारा नहीं करूंगा। मैंने कहा, कुछ मुझे तो मालूम हो, आखिर मेरे बारे में ये किस किस्म की गुफ्तगू की जा रही है, तुम लोग मुझे क्या सिखाना चाहते हो और मुझे कौन सी दवाएं इस्तेमाल करवाई जाएंगी। रेंडल ने कहा, ली क्वान के एतराज के बाद पहले तुम्हें मार्शल आर्ट्स की तरबियत दी जाएगी, तुम पर नजरियात की तब्दीली के लिए अमल बाद में शुरू किया जाएगा। मैंने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया। मालूम नहीं वो मुझे किस किस्म की दवाएं इस्तेमाल कराने का इरादा रखते थे और इन दवाओं के मुझ पर क्या असरात होते। ये ख्याल ही लर्जा देने वाला था कि मैं इसराइल के लिए काम करूंगा। मैंने कहा, मैं मार्शल आर्ट से वाकिफ हूँ, मैंने इसकी बाकायदा तरबियत हासिल की है, अब आखिर मुझे क्या सिखाया जाएगा। ली क्वान ने गुस्सीले लहजे में कहा, तुम कुछ भी नहीं जानते। तुमने जिन लोगों से मार्शल आर्ट्स की तरबियत हासिल की है वो खुद भी इस फन से नावाकिफ होंगे, किसी और को क्या सिखाएंगे। मैंने कहा, तुम लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि मैंने एक जंगली लड़ाके को कितनी आसानी से जेर कर लिया। अगर मैं अनाड़ी होता तो उससे मार खा गया होता। ली क्वान ने कहा, उसे शिकस्त देने में तुम्हारी फुर्ती का ज्यादा हाथ है। फन्नी एतबार से तुम्हारी कारकर्दगी न सिर्फ नाकिस रही बल्कि तुमने कई गलतियां भी की। तुम्हें तवील और सख्त तरबियत की जरूरत है। मैंने कहा, अगर मैं ये तरबियत हासिल करने से इनकार कर दूं तो। रेंडल ने कहा, मैं तुम्हें इसका मशवरा नहीं दूंगा, ये बड़े खसारे का सौदा होगा। मैं नहीं चाहता कि तुम पर तशद्दुद करूं। मैंने कहा, यह भी तुम्हारी मजबूरी है, तुम हर फैसला अपने मफाद में करते हो। मुझे ये तासुर देने की कोशिश मत करो कि तुम मुझ पर कोई एहसान कर रहे हो। रेंडल मुस्कुराया, बोला, मैं कब कह रहा हूं कि मैंने तुम्हारे मफाद में कोई फैसला किया है। ये मशवरा अलबत्ता तुम्हारे मफाद में जरूर है कि हमसे ताउन करो, आगे तुम्हारी मर्जी, मशवरा कबूल करो या ना करो। मैंने कहा, ठीक है, मैं जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहता हूँ, इसलिए तुमसे ताउन करूंगा, मगर मुझे मार्शल आर्ट्स सिखाएगा कौन। रेंडल बोला, मास्टर ली क्वान के अलावा ये काम और कौन कर सकता है। तुम्हें फौरी तौर पर इनकी शागिर्दी में दिया जाता है, तुम इनके ताउन से जल्द से जल्द सब कुछ सीख लोगे। ली क्वान ने गुस्सीले लहजे में कहा, मार्शल आर्ट सीखना मजाक नहीं है, इसमें बहुत वक्त लगता है और फिर हर शख्स इसे सीख भी नहीं सकता। मैंने कहा, वक्त तो खैर लगता है, लेकिन जब हर शख्स मार्शल आर्ट्स नहीं सीख सकता तो फिर इस बात की क्या जमानत है कि मैं सीखने में कामयाब हो जाऊंगा। रेंडल ने कहा, ली क्वान कभी नाअहल को अपनी शागिर्दी में नहीं लेता। मेरा ख्याल है तुम्हारा शुमार खुशकिस्मत तरीन अफराद में होता है। तुम पहले खुशनसीब हो जिसे ली क्वान ने इस मकसद के लिए चुना है।